हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टर्निंग पॉइंट। जैसे कि हमारे 21 डेज का जो चैलेंज लिया है उसमें से आज चैलेंज का डे 4 है। हमने 3 डेज चैलेंज के कंप्लीट कर दिए। उसके लेक्चर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे एंड आज ये हमारा 4th डे है। इसमें जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हमारा आज का टॉपिक है NLM, थर्ड टॉपिक है और उसमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इम्पल्स, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट 2021 तक ये टोटल आई थिंक जो मैंने एनालिसिस किया है उससे ये टोटल 5 टाइम्स आ गया है। नीट 2021, 22, 23 और 24 में ये तो नहीं आया, लेकिन NLM के दूसरे क्वेश्चन तो आए दूसरे कंसेप्ट पे। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन कभी भी आ सकता है क्योंकि ये पहले आया हुआ है। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको बहुत ही अच्छे से करना है। एंड एक बात, अगर आप अभी फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स का कोई कंसेप्ट कर रहे हो या फिर कोई टॉपिक कर रहे हो, तो अगर आपका बैकलॉग भी है या फिर नहीं है तो आप जो प्रेजेंट में कर रहे हो ना उस पर आपका फोकस होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आप अभी फिजिक्स पढ़ रहे हो एंड ऐसा सोच रहे हो, दिमाग में ऐसा चल रहा है कि यार मेरे बायो का वो टॉपिक नहीं हुआ है, केमिस्ट्री का वो टॉपिक रह गया है। तो ऐसा नहीं चलेगा। जिस भी टाइम जो भी कर रहे हो उसमें अपना 100% दो, तभी आपको यही इफ़ेक्टिव तरीका है पढ़ने का। जो भी कर रहे हो, जिस भी प्रेजेंट टाइम में जो भी कर रहे हो उस पर फोकस करो, ना कि जो रह गया है वो तो करना है आपको, लेकिन आप अभी कर रहे हो ना, कुछ तो कर रहे हो, तो दूसरे पे फोकस मत करो। यही मेरा बताने का मोटो था। सो लेट्स गो, हम हमारा आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते और इसके हम 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे। चलो चलते हैं फिर, लेट्स गो। यस, कमिंग टू द पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे चैलेंज का डे 4 है, टॉपिक 3rd है NLM और हम कंसेप्ट लेने वाले हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का इम्पैक्ट जो होता है उसे इम्पल्स बोलते हैं। और इम्पल्स किस किस पे डिपेंड करता है? फोर्स एंड टाइम पे डिपेंड करता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। चलो आगे देखते ही हम इसे। तो डिफाइन क्या है? इम्पल्स को डिफाइन कैसे करेंगे आप? तो लार्ज फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल गिव्स इम्पल्स। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है क्योंकि जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट है वही आपको याद रखने। इम्पल्स कब हम फाइंड आउट करते हैं? जब लार्ज फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लग रहा हो, तो फोर्स एंड टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट होता है उसे इम्पल्स बोलते हैं। और इम्पल्स को कैसे लिखते हैं? इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। जैसे आप देख रहे हो न्यूटन सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू dp/dt होता है, तो वैसे याद रख सकते हो। तो जो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट होता है वो चेंज इन मोमेंटम आता है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वही डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब देखते हैं बेसिक पॉइंट्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं। यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का यूनिट क्या आता है? तो इम्पल्स हमें पता है क्या है, फोर्स इनटू टाइम है। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है और टाइम का सेकेंड है, तो ये आ गया न्यूटन सेकेंड। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हो कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स में तो ऐसे याद रखती हूँ, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होता है? kg और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 सेकेंड से और मल्टीप्लाई करना है क्योंकि न्यूटन सेकेंड था ना, तो इसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो इसका जो यूनिट आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो रहा है। चलो हम अब देखते हैं इम्पल्स का डायमेंशन। तो इम्पल्स की डेफिनेशन तो हमें पता है कि क्या है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल है। तो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, फोर्स का क्या होता है? मैंने जब डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ाया था तो बताया था कि फोर्स का याद होना चाहिए, दैट इज़ m1l1t-2 इंटू टाइम का t। तो इसे सॉल्व करने से आ जाएगा m1l1t-1।
देखो ऐसे जो पॉइंट होते हैं ना, इन्हें रटना नहीं होता है क्योंकि ये आसानी से निकल जाते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्या, फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स का आपको तो रटा हुआ है m1l1t-2 इंटू टाइम, तो ये आ जाएगा m1l1t-1। इट्स अ वेरी इजी, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे जाने से क्या आंसर आता है। तो चलो हम अब इसमें देखते हैं केस 1 प्रूव्स हाउस। तो केस क्या है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, ये केस 1 से प्रूव होता है, केस 2 से भी प्रूव होता है। तो देखते हैं केस 1 क्या है। इफ फोर्स वर्किंग फ्रॉम टाइम t1 टू t2 देन इंटीग्रेटिंग द अबाव इक्वेशन वी गेट। तो जो जैसे हमें पता है इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, तो इसे अगर हमें इम्पल्स फाइंड आउट करना है और फोर्स कहाँ से कहाँ लग रहा है, t1 से t2 से, t1 से t2 तक, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे फोर्स इंटू डी टी फ्रॉम t1 से t2 एंड ये f इंटू डी टी, जैसे ही हमने देखा f इंटू डी टी क्या होता है dp, तो इसे हम लिख सकते हैं dp फ्रॉम p1 से p2, दैट इज जो ऊपर वाला होता है उसमें से नीचे वाले को माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा p2 माइनस p1 एंड हिंस प्रूव दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद होना चाहिए कि इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या याद होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, टाइम का तो सबको आता है, तो इसे सॉल्व करने से डायमेंशन आ जाएगा। यूनिट में भी जैसे मैंने आपको बताया, एंड यहाँ पर भी ये सब रटने की ज़रूरत नहीं होती है, कि ऐसा नहीं है कि आप इसकी डिफाइन रट रहे हो कि लार्ज फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर, तो ऐसे नहीं करना है यार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, लेकिन क्या पता होना चाहिए, सिर्फ 2-3 पॉइंट। लार्ज फोर्स अगर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी बॉडी पे लग रहा है तो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल जो होता है वो इम्पल्स देता है। तो चलो अब हमने ये सब देख लिया, अब हम चलते हैं आगे। आगे है हमारी केस 2, इफ़ कांस्टेंट और एवरेज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। अगर कांस्टेंट और एवरेज फोर्स एक्ट कर रहा है तो इम्पल्स क्या आएगा, एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, दैट इज वही चेंज इन मोमेंटम। फोर्स चेंजेस मोमेंटम, फोर्स चेंजेस मोमेंटम, ये आपको याद रखना है। चलो व्हाट इज़ मेंट बाय इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है, जो हमने पीछे पढ़ा है वही है। तो ये थ्योरम क्या कहता है, चलो देखते हैं। द इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दिस रिलेशन इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या बता रहा है, इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब इम्पल्स क्या लिखते हैं हम, चेंज इन मोमेंटम। तो ये बता रहा है कि इसे ही, इस इम्पल्स और मोमेंटम के रिलेशन को ही इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। इट्स वेरी इजी, आपको कुछ रटने की ज़रूरत है या सब अपने आप याद हो रहा है। तो चलो हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, if net external force on the system is zero, then linear momentum of the system remain constant or conserved। तो हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से, हमें ये तो पता है F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, ये तो पता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है तो डी पी बाई डी टी ज़ीरो, मतलब P कांस्टेंट, जो भी ऊपर होता है वो कांस्टेंट होता है इस केस में। ये सारा बेसिक में आता है यार, तो अपना बेसिक्स पूरा क्लियर कर लो, कहाँ से भी कर लो लेकिन क्लियर करो, यही इम्पॉर्टेंट है। तो मोमेंटम कांस्टेंट आ गया। मोमेंटम कांस्टेंट मतलब, इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इक्वल है, तभी तो मोमेंटम कांस्टेंट है। तो चलो अब हम चलते हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, नहीं इसको ही हम आपको समझा देंगे। चलो, तो मोमेंटम कांस्टेंट मतलब P1, P2, P3, P4 या फिर Pn तक सब कांस्टेंट। ये कांस्टेंट मतलब चेंज ज़ीरो आएगा, तो चेंज ज़ीरो आएगा,
ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम टू पार्टिकल सिस्टम के लिए देखते हैं कि P1 P2 कांस्टेंट, मतलब चेंज इन मोमेंटम इन 1 प्लस चेंज इन मोमेंटम इन 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यही है, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल। चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल। और इसमें हमें याद क्या रखना था, यही इम्पॉर्टेंट है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, और इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब अप्लाई होता है, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम 0 होता है, तब ये अप्लाई होता है। तो चलो आगे क्या है हम देखते हैं। तो हमें कंक्लूजन कुछ याद रखने, इम्पल्स को क्या लिख सकते हैं हम, इम्पल्स इंटीग्रेशन ऑफ। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन यही है कि इम्पल्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। एंड सेकेंड कंक्लूजन यही है कि फोर्स कांस्टेंट होता है तो इम्पल्स एफ इंटू टी लिख सकते हैं। एंड थर्ड कंक्लूजन, हम इम्पल्स को डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं। एंड फोर्थ कंक्लूजन, अगर एवरेज फोर्स दिया हो तो इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। और इम्पल्स को हम एरिया अंडर एफ टी ग्राफ भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। तो हमें न्यूटन सेकेंड लॉ से ये तो पता है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो एफ टी एरिया अंडर एफ टी ग्राफ हमें क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम, वही इम्पल्स होता है। क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे, अगर डी पी हमें लिखना है तो एफ इंटू डी टी इम्पल्स होता है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो हमें क्या दिया है, एफ टी का ग्राफ दिया है ना, तो इसमें इसको इंटीग्रेट करने से एरिया जो आएगा वही हमारा चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स होगा। ये सब बहुत इजी है, लेकिन आपका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके साथ साथ आप डेली पढ़ाई करो, बहुत इजी कंसेप्ट होते हैं। एंड चलो फिर हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है AIPMT 2006 का, चलो हम पढ़ते हैं। A ball, a 0.5 kg of ball moving with a speed of 12 meter per second strike a hard wall at an angle of 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed and at the same. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, AIPMT 2006 का है, पढ़ते हैं चलो क्या है। अब 0.5 kg of ball moving with a speed of 12 meter per second strike a hard wall at an angle of 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed and at the same angle. If the ball is in the contact with the wall for 0.25 second, average force acting on the wall is. तो मैं इसको सॉल्व करने का अप्रोच आपको बता देती हूँ कि जो मैंने हाईलाइट किया है वो आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते समय ही जो है वो छपना चाहिए था। और ये किसका क्वेश्चन है ये भी पता चलना चाहिए था कि एवरेज फोर्स फाइंड आउट करना है, चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो ये चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम का क्वेश्चन है, उससे हम एफ एवरेज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पिछले स्लाइड में ही पढ़ चुके हैं। तो चलो देखते हैं कि ये डायग्राम भी उन्होंने दी है। जो डायग्राम में दिया था वो 30 डिग्री से दिया था, लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊंगी कि आपको हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बच रहा है वो लेना चाहिए। जैसे ये देखो कि हॉरिजॉन्टल से ये 60 बच रहा है, अगर ये 30 है तो ये इधर भी 60 है, क्योंकि सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो आएगा 2 mv cos थीटा। इस पॉइंट के लिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे वाली कंसेप्ट है यही होगी कि चेंज इन मोमेंटम ऐसे सिस्टम का कैसे फाइंड आउट करें, दैट इज 2 mv cos थीटा। तो अगर हम देखें तो 2 इंटू 0.5 इंटू ये क्या है, वेलोसिटी 12 है, देखो 12 दी है वेलोसिटी, एंड 2 cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ एवरेज के लिए 6/0.25 दैट इज देखो 600/25 एंड वो आंसर आ जाएगा 24 न्यूटन। तो हमारा आंसर आ गया 24 न्यूटन। चलो हम चलते हैं केस 1, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि आपको कि ये जो सिस्टम दिए इसका चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, इससे ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो देखो कि
बॉडी वी स्पीड से आ रही है और टकरा के थीटा एंगल पे उसी एंगल पे वापस जा रही है वी स्पीड से, और तो बॉडी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाए तो उसकी आने की जाने की स्पीड सेम हो तो हमें चेंज इन मोमेंटम है वो 2mv cos थीटा लिखना है। और इम्पॉर्टेंट बात है कि थीटा हॉरिजॉन्टल से ही काउंट करना है, हॉरिजॉन्टल से ही काउंट करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वर्टिकल से काउंट करेंगे तो आपको सब पता होते हुए भी अगर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा ही। तो अगर मैं बता रही हूँ वो याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे केस 2 के ऊपर, और हमारा केस 2 है, देखो कि ये रिजिड वॉल है जिसपे एक बॉल आ रहा है v से आ रहा है m मास का, और जाते समय वो u से जा रहा है। तो मतलब ये क्या होता है पता है, अगर किसी बॉल को ऐसे स्ट्रेट फेंको तो वो ऐसे ही आता है ना, लेकिन हम दिखा नहीं सकते डायग्राम में, इसलिए हम ऐसे और ऐसे लिख रहे हैं। तो उसका चेंज इन मोमेंटम आएगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट v प्लस u। ठीक है, आपको ये समझ आ गया? आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा है। अगर आने की जाने की स्पीड सेम होती तो क्या करते, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू इन ब्रैकेट v प्लस v लिखते ना, क्योंकि स्पीड उनकी सेम है, तो वो आ जाता 2mv। आई होप कि आपको सब क्लियर हो रहा है। अपने कंसेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखो ताकि आपको एग्ज़ाम में इसका बहुत ही बेनिफिट होगा। तो अब देख रहे केस 3 कि जो कोई बॉल है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से उसे ड्रॉप कर दिया है हमने, एंड वो v1 से स्ट्राइक हो रहा है, जाते समय v2 से जा रहा है, 4.9 के ऊपर जा रहा है और ये 9.8 मीटर से फेंका गया है। तो फाइंड v1 v2, बिल्कुल सिंपल है, और अगर आप बिल्कुल सिंपल वे से जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज़ कि देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v1 है और s दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2as। तो हम लिख सकते हैं v1 स्क्वायर, ये तो 0 है ना क्योंकि ड्रॉप कर दिया जा रहा है, तो ये आ जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इससे अगर आपको कोई वैल्यू दी है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। और अगर हम v2 फाइंड आउट करना चाहें तो हमें पता है, हमने कल पढ़ा था, किस में पढ़ा था, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं पढ़ा था, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ पे क्या होता था y स्क्वायर बाय 2g होता था, लेकिन यहाँ पे हमें लेना है सिर्फ v स्क्वायर बाय 2g। तो v स्क्वायर बाय 2g, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे इसमें लगाना है, तो ये आ जाएगा 4.9 मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय 2g। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल वे से जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अपना वे बिल्कुल सिंपल रखो एंड कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करो तो आपका आंसर ज़रूर आएगा 101%। तो चलो हम हमारे आगे के कंसेप्ट पे चलते हैं। ये मतलब ऐसा क्वेश्चन आता था मेरे टेस्ट में, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको ये बता देना चाहिए। तो कोई गन है, उससे अगर हम बुलेट को फायर कर रहे हैं तो इस पर फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, तो जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम होता है, वो हमने पढ़ा है, दैट इज़ p फाइनल माइनस p इनिशियल बाय टाइम इंटरवल। तो ये आ जाएगा फोर्स। आपको यही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फॉर्मूला दोनों याद रखने हैं। तो फोर्स आएगा नंबर ऑफ बुलेट इन टाइम t सेकेंड, नंबर ऑफ बुलेट इन t सेकेंड इंटू मास इंटू वेलोसिटी। और अगर हम ये सेकेंड वाला फॉर्मूला देखें तो इसमें क्या है, फोर्स इज इक्वल टू nmv, दैट इज़ यहाँ पे जो n है नंबर ऑफ बुलेट इन 1 सेकेंड। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको नंबर ऑफ बुलेट इन t सेकेंड मतलब गिवन टाइम उन्होंने जो दिया है उसमें पूछ सकते हैं, या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं यार। नंबर ऑफ बुलेट देंगे 1 सेकेंड का, फोर्स पूछेंगे, मास देंगे, वेलोसिटी देंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। फॉर्मूला रट लो, याद कर लो, बिल्कुल इजी है सब। तो चलो हम जाते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है, AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, और वो क्या कह रहा है,
बॉडी ऑफ मास m। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि आपका जो अप्रोच है वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बन जाना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। बॉडी ऑफ मास m, तो हमें क्या है, मास m की कोई बॉडी दी है, हिट्स नॉर्मली, और आपको नॉर्मली का मतलब तो पता है, नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलरली, एंड अ रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी v। वेलोसिटी v से ये नॉर्मली क्या कर रही है, बाउंसेस बैक विथ द सेम स्पीड एंड इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इज। तो चलो देखते हैं। मैंने जो हाईलाइट किया है उससे आपको ये तो पता होना चाहिए कि क्या 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 फाइंड करना है। तो हमें पता चला कि हमें इम्पल्स फाइंड आउट करना है, और मास m हिट्स नॉर्मली हिट कर रही है एंड फिर बाउंस बैक कर रही है विथ, चलो मैं आपको डायग्राम बना के समझा देती हूँ कि ये बॉडी है, तो पहले v से जा रही है जिसका मास m है, वो नॉर्मली ऐसे कोलाइड ऐसे नॉर्मली जाके हिट कर रही है, एंड फिर वो क्या कर रही है कि फिर वापस आ रही है विद द सेम स्पीड। तो आपको क्या इम्पल्स, तो मुझे एक बेसिक आइडिया है यार, तो उससे ही मैं जाती। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। और अभी देखा केस 2 में देखा कि इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, m इंटू इन ब्रैकेट v प्लस u होता है, लेकिन आने की जाने की स्पीड सेम है, तो इसे लिख सकते हैं m इंटू v प्लस v, दैट इज 2mv। एंड यही हमारा आंसर है क्योंकि हमें इम्पल्स पूछा है। तो इस 2011 के क्वेश्चन का 3rd नंबर यही हमारा आंसर है। बिल्कुल ईजी है सब जो भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि ये PYQ है, सिर्फ आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। चलो हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। तो अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ दिया है, शोन बिलो। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम, हमें क्या पूछ रहा है, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स, लेकिन हमें जो दिया है वही फाइंड आउट करना है, मतलब चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है, ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल 0 से 8 सेकेंड पे चेंज इन मोमेंटम क्या है, इस ग्राफ से हमें बता देना है। तो मैंने जो कंक्लूजन बताया था उसमें नहीं बताया था क्या आपको कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f dt। तो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया होता है वो हमें इम्पल्स यानी चेंज इन मोमेंटम देता है, और टाइम इंटरवल 0 से 8 बता दिया है। तो चलो करते हैं। हाँ, देखो इसका एरिया क्या आएगा, हाफ बेस 2 इंटू हाइट 6, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा इसका एरिया A1। और इसका एरिया क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल दिख रहा है तो ये आ जाएगा 4, मतलब इसमें कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, एंड यहाँ पे 6। तो ये कुछ तो गलत हो रहा है यार, कुछ तो गलत हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। देखो मैं रुको, मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन चेक करती हूँ वन टाइम। देखो क्या गलती हो रही थी मेरी। तो ये यहाँ तक ही था, और यहाँ पे जो है वो 3 था, मतलब हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 यूनिट आ जाएंगे और यहाँ पे 3 यूनिट आ जाएगा। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 12 आ जाएगा, और इसका जो एरिया है वो आएगा यहाँ पे 2 यूनिट, एंड यहाँ पे कितना है ये भी देखना पड़ेगा। वेट यहाँ पे क्या है, 3 है, तो मैं गड़बड़ी में भूल गई थी लिखना। तो यहाँ पे 3 है, तो ऐसे 3, तो ये इसका 3 यूनिट, इसका 3 यूनिट और इसका 2 यूनिट, यानी ये 6 आ रहा था। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें क्या करते हैं हम, पता है आपको, तो जो निगेटिव होता है एरिया तो उसे निगेटिव करते हैं उसमें से। तो हम करेंगे टोटल एरिया ऐड कैसे करेंगे, 6 + 12 - 6। तो मैं यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहूँगी जो कि बहुत ही बेसिक है, 9th 10th में ही हो जाती है।
अगर आप करेंगे 6 - 6 0 और 12 तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है बॉड मास, दैट इज कोई भी क्वेश्चन दिया है तो पहले उसका ब्रैकेट ऑफ करो, फिर डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन करो और एडिशन करो एंड देन सब्ट्रैक्शन करो। तो पहले हमें ऐड करना है, दैट इज 18 और -6, दैट इज हमारा आंसर है 12 न्यूटन सेकेंड। और ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। और हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रिजिड बॉल ऑफ मास m, रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक अ रिजिड वॉल एट एंगल 60 डिग्री and gets reflected without loss of speed। without loss of speed मतलब सेम स्पीड से, as shown in the figure below। the value of impulse पूछा गया है हमें by the wall on the ball E will be, और हमें डायग्राम भी दी है। चलो हम फाइंड आउट करते हैं इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी कोई भी डायग्राम आ जाती है तो हमें हॉरिजेंटल से एंगल लेना है। तो यहाँ पे जो डायग्राम में दिया था वो हॉरिजेंटल से ही दिया था, इसलिए क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया था। तो ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम 2mv cos थीटा, एंड ये आ जाएगा 2 × m इंटू इसकी जो वेलोसिटी v ही है, और cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री यानी sin 30 डिग्री यानी 1/2, दैट इज हमारा इसका आंसर आ जाएगा mv। ये बहुत ही इजी है यार, देखो cos 60 डिग्री, हाँ 1/2 होता है, तो आ गया हमारा आंसर, थर्ड आ गया इसका। बहुत ही इजी है यार, बहुत ही इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2021 का है, चलो पढ़ते हैं। अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg is dropped from the height 10 meters, strike the ground and rebounds to the same height। magnitude of impulse imparted to the ball is, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड। ओके चलो फाइंड आउट करते हैं। मैं पहले डायग्राम बनाऊंगी क्योंकि कोई भी डायग्राम नहीं दिया था नीट 2021 का क्वेश्चन में। तो 0.15 kg का जो बॉल है उसे क्या किया है, ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कितने हाइट से, 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया है, एंड वो रिबाउंड हो रहा है, मतलब सेम स्पीड, रिबाउंड विथ सेम हाइट पे जा रहा है विथ सेम स्पीड। तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है इसका, देखो हमें पहले फाइंड आउट करना है v1, और ये v1 से ही जा रहा है, तो हमें जो v1 आएगा वो आएगा √2gh। तो √2 × 10 × 10 दैट इज हम इसे लिख सकते हैं 10√2, ये आ जाएगा v1। और फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इम्पल्स इम्पार्टेड। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, 2mv, 2 × 0.15 kg था ना मास, एंड 10 × √2, तो ये जो आ जाएगा, देखो ये ठीक है 3√2 आ जाएगा, एंड देन इसे हम 3 × 1.41 करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 3, 12 एंड ये आ जाएगा 4.23, मतलब 4.2 हमारा आंसर है। ये बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको कंसेप्ट से जाना है। तो चलो हम आगे वाला, मुझे आपको इसमें कुछ बताना था, हाँ इसमें बताना था मुझे ये कि, हाँ जो हमने NLM में आप पढ़ते हैं ना कि यहाँ से अगर बॉडी ड्रॉप कर रही है 0 से, तो इसे नीचे जाते जाते इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो ये याद ही होना चाहिए, इसकी वेलोसिटी नीचे जाते जाते √2gh हो जाएगी, और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम होता है √2h/g, याद होना चाहिए, ये आपको मुझे बताना था। और इस तरह से हमारे इम्पल्स के क्वेश्चन तो ख़त्म होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आए हुए हैं, वो मैं आपको ले लूँ। 2 क्वेश्चन है, मतलब हम टोटल 7 क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन 6 है, बेस्ड ऑन बेसिक कंसेप्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया।
जो कि आया था AIPMT 2009 में। अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F वेक्टर दिया है, एक्वायर एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मास ऑफ दिस बॉडी मस्ट बी। तो फोर्स दिया है, मास, फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, मास पूछा है। कितना आसान क्वेश्चन है। बेसिक क्या, बेसिक अगर आपको आता है तो आ जाएगा। वेक्टर मतलब आपका जो वेक्टर चैप्टर है उसका बेसिक मतलब, जैसे फोर्स को हम ऐसे ही नहीं लिख सकते आई कैप के साथ वगैरह वगैरह। फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसका मैग्नीट्यूड आता है √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर एंड देन 10 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में है। ये आ जाएगा 36 प्लस 64 प्लस 100 एंड ये आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 200 दैट इज 10√2। और फोर्स को लिखेंगे 10√2। मास को हमें सॉरी यार क्या लिख रही हूँ मैं, 10√2 मास को हमें फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन 1 दिया है, तो जो मास आ गया 10√2 और हमारा आंसर आ गया 10√2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था। अगर आपको जो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो कब से पता होता है, 8, 9, 10 से पता होता है। और वेक्टर में आप पढ़ते ही है कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, कोई भी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ बेसिक आपका क्लियर कर लो, सब बेसिक पे डिपेंड है, बेसिक फिजिक्स पे। और इस तरह से हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम, मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम 0.3 kg मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो हमें डिस्टेंस पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करना है। तो हमें लीनियर मोमेंटम दिया है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है mv, और ये क्या होता है 0.3 दिया है। और हमें मास 5/1000 लिखना पड़ेगा kg में, और ये आ जाएगा v और 0.3। तो इसकी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 0.3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज कि ये आ जाएगा 300/5, दैट इज 60 आ जाएगा। और इसमें क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे s = ut + ½ at², तो इससे ये 0 हो जाएगी ये वाली टर्म, तो डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा। वेलोसिटी 60 आई है और हमें टाइम क्या दिया है 5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 300 मीटर। हमारा आंसर आ गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, इसलिए मुझे लगा कि ये दो जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी थे, मुझे लेने चाहिए थे। तो फिज़िक्स देखे जाए तो बहुत भी इजी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है। अगर आप डेली के डेली सब कर रहे हो, कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे मैंने हाउ टू अप्रोच फिजिक्स में बताया है, तो सब हो जाएगा। तो चलो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे कंसेप्ट के लिए बने रहिए मेरे साथ। ये हमारी सीरीज़ क्यों चल रही है आपको तो पता ही है कि फिज़िक्स में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए चल रही है, जिसमें हम इजी कंसेप्ट ले रहे, और वो सिर्फ इजी नहीं है, वो आपको पता है। मैं पहले वीडियो से ही आपको बता रही हूँ, इजी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा पता है, मुझे आप पे पूरा बिलीव है कि आप वीडियो के बाद PYQ भी, इस कंसेप्ट के PYQ भी कर रहे होंगे, और आपकी जो रेगुलर पढ़ाई चल रही है उसमें भी आप सारे जो टॉपिक हो गए उसके क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे। अगर नहीं किए तो यही मौका है, अभी सॉल्व कर लो, क्योंकि फिर दोबारा किसी भी टॉपिक को बेसिक से करने का मौका आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। टाइम यू चला जाएगा। तो अभी टाइम है, कर लो, सब कर लो। एंड मिलते हैं ऐसे 10 पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।